हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में ताकत का बैलेंस बदलने के साथ साथ सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालात जो कुछ खुली आंखों से नज़र आ रहे हैं सिर्फ उतने ही नहीं बदल रहे हैं। ईरान और उसके नज़रियाती साथियों की मजबूत होती पोजीशन को देखते हुए हाल ही में इजराइल ने अमेरिका से कहा था कि वो वियना बातचीत के नतीजे में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को टेररिस्ट लिस्ट से अलग ना करे। अब खबर है कि अमेरिका के 3 अहम दोस्त मुल्कों मिस्र, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लीडर्स ने मिस्र के टूरिस्ट शहर शर्म अल शेख में मुलाकात की है, जिसकी खबर मुलाकात के एक दिन बाद आम की गई है। इस मुलाकात का मकसद यूक्रेन पर रूस के हमले और ईरान की बढ़ती ताकत के इलाके की इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर का मुकाबला करने के लिए राय मशवरा करना था। अमेरिका ने इन 3 मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात का खैर मकदम किया है। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिस्र से रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि यूक्रेन पर रूस के हमले और ईरान की बढ़ती ताकत से इलाके की इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर पर बातचीत के लिए मिस्र, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लीडर्स ने शर्म अल शेख के लाल सागर रिजॉर्ट में मुलाकात की है। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के साथ मीटिंग की मेज़बानी की। यूएई के इजराइल के साथ सितंबर 2020 में ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद उनकी ये पहली 3 तरफा सरबराह मुलाकात थी। शर्म अल शेख मिस्र का टूरिस्ट शहर है जहां बहुत से मुल्कों से टूरिस्ट पहुंचते हैं। ये शहर इजराइल से काफ़ी नज़दीक है और सऊदी अरब के स्मार्ट शहर नियोम के सामने रेड सी के दूसरे किनारे पर मौजूद है। इस मुलाकात के बाद मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कहा कि उन्होंने एनर्जी मार्केट की स्टेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी पर बातचीत की, जो उनके मुल्क के लिए रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद बड़ा मसला बने हुए हैं। मिस्र में गेहूं और तेल की कीमतें हाल ही में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। सीसी के मुताबिक इसके अलावा इंटरनेशनल और इलाकाई मामलात पर भी बातचीत हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तीनों अमेरिका के साथी और भागीदार मुल्क एक उभरती हुई अरब इजराइल धुरी का हिस्सा हैं, जो इस इलाके में वाशिंगटन की सिक्योरिटी कमिटमेंट में गैर यकीनी हालत पैदा होने पर ईरान की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ईदान रोल ने सरकारी रेडियो कान से बात करते हुए कहा कि हम साफ तौर पर इस धुरी को मजबूत होते हुए देख रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में एक और हकीकत पेश कर रही है कि हम एक साथ काम कर सकते हैं और इकोनॉमिक और डिफेंस मामलात में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल ईरान की हार्डलाइन धुरी के खिलाफ किसी के भी साथ अच्छी साझेदारी बनाने के लिए पाबंद है। मुलाकात के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि तीनों मुल्कों ने सभी सतहों पर ताल्लुकात को मजबूत करने पर बात की है, जो मंडे से शुरू हुई और ट्यूसडे तक जारी रही। आपको बता दूं कि इस मुलाकात के बारे में पहले से कोई ऐलान नहीं किया गया था और इस मुलाकात के होने के अगले दिन यानी कल वेडनेसडे को ही ये खबर मीडिया को दी गई है। इससे साफ जाहिर है कि इन मुल्कों की हुकूमतों में खुद सिक्योरिटी का खतरा कितना महसूस किया जा रहा है। आपको बता दूं कि मिस्र 4 दहाइयों पहले 1980 में इजराइल के साथ अमन समझौता करने वाला पहला अरब मुल्क था, जबकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2020 में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं। एमिरेट्स का ये फैसला रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक किसी हद तक ईरान के बारे में अरब और इजराइल में साझा चिंताओं की वजह से किया गया था। रॉयटर्स के मुताबिक ये तीनों मुल्क यानी मिस्र, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ईरान
और बड़ी ताकतों के बीच 2015 के न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के लिए वियना में जारी बातचीत के नतीजे में मुमकिन समझौते के बारे में काफ़ी फिक्रमंद हैं। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने के बदले ईरान पर लगी सभी कारोबारी पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी। रॉयटर्स ने कहा है कि ईरान के दुश्मनों को डर है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इस इल्ज़ाम से ईरान इनकार करता रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का कहना है कि वियना में होने वाला मुमकिन समझौता 2015 के समझौते से कमज़ोर है और इससे मिडिल ईस्ट में ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है, और उन्होंने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि खाली वादों के बदले में वो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC को गैर मुल्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ब्लैक लिस्ट से नहीं हटाएं। रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी के मुल्कों ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी फोर्सेस, जिनमें यमन भी शामिल है, जहां के हूथी लड़ाकों ने सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मिसाइलें दागी हैं, को कंट्रोल किया जाना समझौते में शामिल नहीं करने के लिए वियना बातचीत की नुक्ताचीनी की है। इन दोनों मामलात पर अमेरिका के साथ इख्तलाफ होने की वजह से अमेरिका और दो तेल एक्सपोर्ट करने वाले गल्फ मुल्कों के बीच तनाव बढ़ा है, जो एक बार फिर मजबूत होते हुए ईरान से डरे हुए हैं। उनका कहना है कि आने वाले समझौते के नतीजे में ईरान फिर से तेल एक्सपोर्ट करने लगेगा और अपनी फौजी ताकत बढ़ाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सियासी एक्सपर्ट अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ सीनियर अमरीकी साथी जो बाइडन के नज़रिए से खुश नहीं हैं। मिस्र के स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के सरबराह खालिद ओकाशा ने कहा है कि बेनेट के साथ सीसी की बैठक यूक्रेन जंग के असर पर फोकस रही है, जबकि तीनों मुल्कों के ईरान के खिलाफ नज़रियात हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फिक्र गल्फ को एक ऐसा महफूज इलाका बनाने की है जिसे ईरान से लगातार इस तरह से ख़तरा ना हो। रॉयटर्स का कहना है कि मिस्र की राजधानी काहिरा में मौजूद एक सोर्स ने कहा है कि शेख मोहम्मद बिन जायद और अब्दुल फत्ताह अल सीसी के बीच एक अलग बैठक में सीरिया से अरब दुनिया में दोबारा ताल्लुकात बहाल करने के सिलसिले में भी बात होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही अबू धाबी ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद की 2011 में शुरू हुए क्राइसिस के बाद पहली बार मेज़बानी की है। इसी बीच अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि उसने मिस्र, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लीडर्स के बीच होने वाली 3 तरफा मुलाकात का वेलकम किया है, जो यूक्रेन पर रूस के हमले और ईरान की बढ़ती ताकत के इलाके की इकोनॉमी पर होने वाले असर पर बातचीत के लिए शर्म अल शेख में मिले हैं। वॉशिंगटन में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने मीडिया के लोगों से कहा है कि ईरान के लिए अमेरिका के ख़ास नुमाइंदे रॉबर्ट मैली गल्फ मुल्कों के साथ नज़दीकी राब्ता किए हुए हैं। हाल ही में 19 मार्च को हमने आपको बताया था कि वियना में ईरान न्यूक्लियर समझौते के सिलसिले में होने वाली बातचीत जैसे जैसे नतीजे की तरफ बढ़ रही है, इजराइल की नींद ख़त्म होती जा रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने एक जॉइंट बयान जारी करके हाल ही में अमेरिका से ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से नहीं हटाने की अपील की थी। प्राइम मिनिस्टर बेनेट और फॉरेन मिनिस्टर लैपिड ने कहा था कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अमरीकियों समेत हज़ारों लोगों का कत्ल किया है। उनका कहना है कि हमें ये यकीन करना मुश्किल है कि अमेरिका इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटा देगा। इन दोनों इजरायली लीडर्स ने अमेरिका से कहा था कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई एक ग्लोबल मिशन है। हम मानते हैं कि अमेरिका उनके मुताबिक टेररिस्ट की तरफ से किए गए खोखले वादों के बदले में अपने नज़दीक तरीन साथियों को नहीं छोड़ेगा। इजराइल IRGC से किस कदर खौफज़दा है, ये बात प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के जॉइंट बयान में साफ नज़र आ रही है। उन्होंने कहा है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड लेबनान में हिजबुल्लाह, गज़ा में इस्लामिक जिहाद, यमन में हूथी और इराक़ में मिलीशिया हैं। पिछले साल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में अमरीकी शहरियों और फौजियों पर हुए हमलों के पीछे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ही मौजूद हैं। वे सीनियर अमरीकी सरकारी अफसरान के कत्ल की प्लानिंग के पीछे हैं। इजरायली लीडर्स ने आगे कहा था कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सैकड़ों हज़ारों
सीरियाई शहरियों के कत्ल में हिस्सा लिया है। उन्होंने लेबनान को तबाह कर दिया और वे ईरानी शहरियों पर जानलेवा जुल्म कर रहे हैं। इजराइल के इन दोनों लीडर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यहूदियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि वे यहूदी हैं, ईसाइयों को इसलिए मारते हैं क्योंकि वे ईसाई हैं, और मुसलमान को इसलिए मारते हैं कि वे उनके सामने सरेंडर नहीं करते हैं। इजराइल के इन दोनों लीडर्स का बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि अमेरिका की खबरों की वेबसाइट एक्सियोस ने 16 मार्च को बताया था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की हुकूमत IRGC को टेररिस्ट लिस्ट से हटाने के फैसले पर गौर कर रही है और इसके बदले में तेहरान इस इलाके में डी एस्केलेशन यानी तनाव कम करने के लिए पाबंद होगा। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में किस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। जो बाइडेन की सरकार अब मिडिल ईस्ट से हटकर रूस और चीन पर ध्यान फोकस करना चाहती है। अब रूस के ज़रिए यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद हालात और तेज़ी से बदल सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट इस वक्त यूरोप में हैं और वे नेटो, G7 और यूरोपियन यूनियन की सरबराह कॉन्फ्रेंसों में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका अफगानिस्तान के बाद जिस तरह से उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, अब ईरान की बढ़ती हुई ताकत की वजह से मिडिल ईस्ट में बेइज्जती से बचने के लिए यहाँ दिलचस्पी और कम कर दे। साथ ही वियना से कई बार ऐसे इशारे मिल चुके हैं कि ईरान न्यूक्लियर समझौता तकरीबन तय हो चुका है, सिर्फ उसका ऐलान बाकी है। समझौता होते ही ईरान से पाबंदियां हटेंगी। आपको याद दिला दूं कि इस वक्त ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तकरीबन एक ही नज़रिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुवैत और ओमान भी सऊदी अरब की तरह से ईरान के सख्त दुश्मन नज़र नहीं आ रहे। एक और ख़बर मिडिल ईस्ट में गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरब ने यमन जंग ख़त्म करने के लिए कतर और ओमान सरकारों के ज़रिए लेबनान के हिजबुल्लाह से बात करनी शुरू की है। मैं समझता हूँ कि यमन में किसी भी जंगबंदी के बाद अमेरिका और सऊदी अरब की पसंद की सरकार वहाँ बहाल नहीं हो सकती। ऐसे हालात में अरब हुकूमतों और इजराइल का कमज़ोर होना बहुत नेचुरल है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका इन मुल्कों की हुकूमतों को डूबने से बचा सकेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।